हाय गाइस, तो कैसे हैं नेशन बिल्डर्स। सर नेशन बिल्डर्स की बात करें यार, यू गाइस आर गोइंग टू द नेशन बिल्डर्स। अबे बिल्डर्स की बात करूं तो यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं नेशन बिल्डिंग्स में चैलेंजेस आए इंडिया को आफ्टर पार्टीशन। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर कोर्स क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, दैट इज चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। हमें चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं बिगनिंग से लास्ट तक, एंड हाउ गोइंग टू ग्रिप ईच एंड एवरी पॉइंट। उसके लिए करना क्या होगा, पहले तो एक काम करना है, प्लीज सारे सारे अपने रजिस्टर पेन निकाल के बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे हम चैप्टर को शुरू से लेके आखिर तक एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। यस, आई कैन प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी टॉपिक। तो जैसे इंडिया आजाद नहीं हुआ, इंडिया का पार्टीशन हुआ। मैं आजादी की बात नहीं कर रहा, आप टॉकिंग पार्टीशन। तो दो गोल्स थे इंडिया के पास, सीरियसली दो गोल्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी था। आप बोलते हो सर दिस इज चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो पहला गोल, द कंट्री रन डेमोक्रेटली। यस, कंट्री को डेमोक्रेटली रन करना है। अब उसके लिए क्या क्या प्रोविजन होंगे, कौन कौन सी लेके चलेंगे, ये तो पहले दो गोल्स हो गए कि भाई पहले हमें क्या करना है, कंट्री को डेमोक्रेटिक वे में रन करना है। द फर्स्ट इश्यू इज टू कंट्री रन डेमोक्रेटिकली। अब डेमोक्रेटिक तो रन होगी, लेकिन दूसरा पॉइंट होगा रन फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। यस, द कंट्री शुड रन फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। अभी पीपल कौन से होंगे या टूवर्ड्स के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, द पीपल दोज बट माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उन चीजों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, अब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, नाउ दे हैव टू सेटल देमसेल्फ एंड देन ग्रो। उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। तो कंट्री के लिए पहले दो चैलेंजेस थे, पहला फर्स्ट कंट्री रन डेमोक्रेटली एंड द अदर वन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज पीपल, स्पेसिफिकली द पुअर पीपल। सर ये तो गए गोल्स। सर चैलेंजेस की बात करते हैं, मेजर चैलेंजेस। सीरियसली तीन थे मेजर चैलेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट तीन चैलेंजेस जिन पे पूरा चैप्टर बाइज करता आपका। आपका पहला चैलेंज था यूनिटी इन डायवर्सिटी। यस, हमारे देश का पार्टीशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लेकिन उसके बाद भी जब इंडिपेंडेंस होने के बाद इंडिया बना, सो कॉल्ड हिंदुस्तान बना, तो उस हिंदुस्तान में भी 13% मुस्लिम्स थे, क्योंकि ये सोच थी मेजॉरिटी पीपल की दैट इंडिया इज अ कंट्री फॉर एवरीवन। एवरीवन मींस एवरी रिलीजन कैन रेसिस्ट इन इंडिया। तो 13% मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी व्हेन इंडिया वाज फॉर्म आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे पहला जो चैलेंज था वो था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सब अलग अलग है, लेकिन उसके बाद भी सबको एक साथ रखना है, एक साथ बनाए रखना है, एंड देन वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सेकेंड चैलेंज, इट इज एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। जो गोल था हमारा वही यहाँ पे था। अब डेमोक्रेसी को भी एस्टेब्लिश करना है, ऐसा ना हो कि जो मेजोरिटी में जो चाहे वो हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें डेमोक्रेसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वी गाइस नीड टू वर्क अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। एंड द थर्ड एंड द लास्ट, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वेल बीइंग। यस, हर आदमी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। हर आदमी से रेफर करता था सोसाइटी का हर वो पार्ट जिसको डेवलपमेंट की जरूरत है, वेदर इट्स अ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, उसको भी लेके चलना है। तो कम टुगेदर एंड मेक फॉर एवरीवन, दिस वाज द बेसिक चैलेंज फॉर इंडिया आफ्टर पार्टीशन। तो आपने कहा सर नेशन बिल्डिंग का मेजर पॉइंट था जो हमें क्लियर करना था, गोल्स हम क्लियर कर चुके। दो गोल्स थे हमारे पास, डेमोक्रेसी रन करना था, पुअर्स के लिए कुछ करना था। सेकंड, हमारे पास तीन चैलेंजेस आए जिसके अंदर हमारे पास डाइवर्सिटी का इश्यू है, डेमोक्रेसी का इश्यू है, और वेल बीइंग ऑफ पीपल आया। अब बढ़ते हैं आगे फेज पे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप बोलते हो सर दिस इज रिहैबिलिटेशन डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन डिस्प्लेसमेंट। 1947, इट वाज द मिडनाइट 1947, सर वहां पे बोला गया इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। लेकिन जो रिहैबिलिटेशन डिस्प्लेसमेंट था ना, इसकी जो सर बीज थे ये तो बो दिए गए थे 1906 के अंदर। इस 1906 के अंदर, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था 1906 के अंदर, ढाका के अंदर मुस्लिम लीग, आरपीट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन की गई थी। उसका पहला एम था टू नेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को लेकर चलना, कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग प्लेस होना चाहिए। और ये इतना आसान नहीं था जितना उन लोगों को लग रहा था, कि मुस्लिम की मेजॉरिटी एक जगह रहती नहीं थी। इट्स नॉट पॉसिबल कि इंडिया का एक पार्ट जो था बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया का एक पार्ट जब मुस्लिम मेजॉरिटी रहती हो, नहीं, ये अलग अलग था। स्पेसिफिकली अगर देखा है तो इंडिया के वेस्ट और ईस्ट दो पार्ट्स में मुस्लिम की मेजॉरिटी को काउंट किया गया। तो पार्टीशन में बिहाफ ऑफ रिलीजन दिया गया, जिसमें आपने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के नाम से पार्टीशन किया गया और उनको जगह दी गई।
जो दोनों के बीच में लिंक था वो इंडिया के बिटवीन था, जिसको पॉसिबल नहीं था कि वो आपस में कॉरस्पॉन्ड या इजी डील कर पाए। ये वो फेज दिया गया जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि भाई डिस्प्लेसमेंट की बात थी, रिहैबिलिटेशन डिसमेंट। तो यहाँ गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फ्रेम्ड इन ढाका ऑन December 30, 1906। अब आता है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन वाज नॉट एन इजी टास्क, सिर्फ नॉट एन इजी टास्क। हाँ, कई लोग, कई नहीं, ऑलमोस्ट अराउंड 10,000 पीपल हैड डाइड इन दैट सर मूवमेंट। मतलब यहां से वहां भी 10,000 लोग मारे गए, जिसमें वुमेन्स सीरियसली एंड ओल्ड पीपल स्पेसिफिकली द चिल्ड्रन को मारा गया, दे वर ब्रूटली किल्ड, रेप्ड एंड लूटेड। और ये दोनों साइड हुआ, ऐसा नहीं था कि एक साइड हुआ, दोनों साइड ये प्रोसेस चला। जहां पे जिसकी मेजोरिटी थी उसने ये शॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स दिखाया। तो ये जो प्रोसेस था ना हमारे पास, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, उसको पूरा मेंशन किया गया, उसके कॉन्सेप्ट को बताया गया, क्या था, चेंजेस कैसे किए गए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे। इसके ऊपर लिटरेचर और सिनेमा में बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया। इवन टुडे देयर इज मूवीज बेस्ड ऑन दैट पार्टीशन, उसके ऊपर लिखे जाते हैं। एंड देयर द प्रोमिनेंट राइटर्स दो शेयर द पेन इन देयर लिटरेचर वर्क ऑन पार्टीशन। तो उस कॉन्सिक्वेंसेस को पूरा हाईलाइट करता है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे क्लियर करना है कि ये फर्स्ट चैप्टर हमें इन सब चीजों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताता है। एंड देन विल गो टू द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। सर अब प्रॉम तो मेजर ये नहीं थी, प्रॉम अब शुरू हुई थी। जितना इजी लग रहा था या जितना इजी आप लोगों को बताया गया, हिंदुस्तान के दो पार्ट किए गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ऐसा नहीं था। क्योंकि ब्रिटिश के अंडर इंडिया दो पार्ट में बटा हुआ था। पहला ब्रिटिश इंडियन प्रोविजंस, जो कि डायरेक्ट कंट्रोल में थे ब्रिटिश के, एंड द सेकंड द प्रिंसली स्टेट, जहां पे उनको ऑटोनॉमी दी गई थी। जो भी प्रिंसली स्टेट के राजा थे उन लोगों को ऑटोनॉमी दी गई थी कि ब्रिटिश के रूल को एक्सेप्ट करेंगे एंड दे कैन रन देयर ओन कंट्री। ऑटोक्रेटिक वे में अपना काम कर रहे थे लोग। अब वो अराउंड सीरियसली सर नंबर्स में अगर देखें तो दे आर अराउंड 500 नंबर्स, यस 525 कुछ नंबर था। इस नंबर में प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको आजादी दी गई थी, whether they want to be in India or Pakistan, it's entirely their choice. Or if they want to be independent, they can really frame their own country. सर ये तो अगर होता तो सीरियसली इंडिया तो कुछ और ही होता आज। हमारी नेबरिंग कंट्री कई सौ में होती अगर ऐसा हुआ होता। तो उस वक्त सबसे बड़ा रोल प्ले किया किसने? गवर्नमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला और कोई था, वो थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनके बारे में हम डिटेल में आएंगे। लेकिन हम ये फ्रॉम कहां से शुरू हुई? जब ये स्टेट प्रोविजन आया तो भाई इशू था कि कौन अपनी पावर को क्रिएट करेगा, कौन सबसे आगे जाएगा। तो यहां पे कुछ प्रोमिनेंट नाम थे। राजा हरि सिंह ऑफ JNK, सीरियसली ही वाज द वन पर्सन हु वाज डोंट वांट टू गो इन इंडिया और पाकिस्तान साइड। अगर मैं अपना इंडिपेंडेंट रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना इधर ना उधर। इंडिया वाज रियली वेरी मच क्लियर कि ठीक है भाई, जो तेरा इशू है हमें कोई इशू नहीं है। बट लेटर ऑन क्या हुआ, क्यों 1948 में वो इंडिया के पास आया और हाथ जोड़ के माफी मांग लगा कि मेरी गलती हो गई, मुझे आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया में क्लियर करो। फिर वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन फोर्सेस को भेजा एंड देन दे सेव JNK फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। एंड देन UN में वो नॉमिनेशन जो डॉक्यूमेंटेशन था उसको फाइल किया गया, जिसके अंदर क्लियर कर दिया गया था JNK इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो क्लियर किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा सर अभी ये शुरुआत हुई थी तो काफी लोग बदलने शुरू हुए, काफी लोगों में चेंजेस आए। जैसे हरि सिंह आया तो उसके बाद हमारे पास सेकंड जो फेज था जिसको फॉलो किया गया, दैट इज ट्रेवनकोर। अब उसी दिन हमारे पास निजाम हैदराबाद एंड देन भोपाल कम इनटू लाइमलाइट कि भाई दे डू वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया ने किसी को भी कोई फोर्सफुली आप बोलो कि मिलिट्री पावर भेज के कुछ किया, ऐसा नहीं किया। तो बोलो फ्री इंडिया ने सबको स्पेस दिया, जिसको जो करना था वो कर सकता था और चीजें बड़े आराम से चल रही थी। बट लेटर ऑन काफी सारे फेसेस किए गए। तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव था सरदार पटेल। ये थी गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज। सर गवर्नमेंट स्ट्रेटजीज को क्लियर करना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया एज ए सर्व द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर एट द टाइम। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जो गवर्नमेंट फ्रेम हुई उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंडिया को एक साथ रखना है। अब ऐसा क्या किया गवर्नमेंट ने कि सारी स्टेट धीरे धीरे करके वापस इंडिया से जुड़नी शुरू हुई और 1948 तक पूरा इंडिया फ्रेम हो गया। वो प्रोविजन प्ले करेंगे। नंबर वन सर यहाँ पे तीन फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे गवर्नमेंट डिसीजन को।
These three factors, these are really important, guys. Need to clear these. Number one, majority of population princely state desire to join Indian Union. कहीं ना कहीं पार्टीशन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, लोगों ने वो सब देखा था, उसके बाद दे वांट टू बी यूनाइट. प्रिंसली स्टेट सीधे से हेड करेगा, राजा जो होगा वो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रिंसली स्टेट की पॉपुलेशन थी, दे डोंट वांट टू बी अ सेपरेट स्टेट, दे वांट टू जॉइन इंडियन यूनियन. पहला पॉइंट बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें यहाँ पे उनका. एंड द सेकंड वन, गवर्नमेंट ऑफर फ्लेक्सिबल ग्रांटिंग ऑटोनॉमी टू सर्टेन रीजंस. गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबल ऑटोनॉमी दी कई रीजंस को दी. इवन आज भी राजस्थान के अंदर उनको पावर दी गई है, निजाम के बाद आज भी पावर है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है आज भी. वो अपनी आर्मी भी छोटी सी टुकड़े में आज भी रखते हैं. तो आपने कहा गवर्नमेंट ने काफी रिलैक्सेशन दी कि आप हमारे साथ जुड़ जाएं पूरी तरह से. एंड देन द लास्ट ऑफ द लीस्ट, द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन इज द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन. मेक दिस स्टेट्स टू साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन. गाइस मेक श्योर दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन बीइंग क्लियर टू यू. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन वो होता है जहां पे आप किसी कंट्री का पार्ट बन रहे हो, इंटीग्रल पार्ट बन रहे हो विद योर ऑल विल, उसको डिफाइन करता है. ये तो कहानी भी शुरू हुई थी. देन देयर आर टू स्टेट्स जिन्होंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया. फर्स्ट वन हैदराबाद एंड देन मणिपुर. हैदराबाद निजाम अब हैदराबाद के निजाम उस टाइम पे दुनिया के सबसे रिचेस्ट और वेल्थीस्ट बंदों में से एक आदमी था. हैदराबाद का निजाम जो बिल्कुल भी जुड़ना नहीं चाहता था, जिसने अपनी एक आर्मी इकट्ठी की हुई थी, एक आर्मी बनाई थी जिसे राजाकर के नाम से जानते थे. रजाकर्स और कोई नहीं थे, ये एक स्पेशल प्राइवेट आर्मी थी जो कि रूल करती थी. और जब ये पार्टीशन के आफ्टर जब इसने स्टेट को अलग किया तो ये कहीं ना कहीं टॉर्चर कर रहा था नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को जरूरत से ज्यादा, चाहे वो टैक्सेस का हो या बाकी एक्सप्लॉयटेशन को जो क्लियर किया गया, जिसमें वुमेन को रेप करना या बाकी सारी चीजें इन्वॉल्व थी, जिसके लिए इसका टॉर्चर लिमिट से ज्यादा बढ़ गया था. तब इंटरफेरेंस की इंडियन गवर्नमेंट ने. And then finally, the Nizam of Hyderabad come to his knees and signed the treaty with India to become integral part of the nation. तो ये पहला पॉइंट था जो हमें क्लियर करना था. रजाकर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इनकी वजह से ही जो टॉर्चर एक्सप्लॉयटेशन था, द पीपल कम टू इंडिया, राइट लेटर्स एंड रिक्वेस्ट टू इंडियन गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन द मैटर एंड मेक हैदराबाद एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. फर्स्ट. सेकेंड वन, मणिपुर भी बिल्कुल सेम स्टेट पे चल रहा था, लेकिन यहाँ पे मणिपुर के जो राजा थे एट दैट टाइम, उनको किसी तरह से गवर्नमेंट ने कन्विंस किया और टीटी साइन करवा ली कि वो इंडिया का पार्ट बनेंगे. एंड दैट टीटी वाज अगेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, साइन करवा ली. लेकिन 1948 में मणिपुर वाज द फर्स्ट स्टेट जहां पे इलेक्शन हुए. इलेक्शन होने के बाद जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंट हुई, वो गवर्नमेंट के जो लोग थे वहां के पीपल ऑफ मणिपुर, दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया. तो उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट शुरू हो गया. और रिवॉल्ट शुरू होने के बाद एज अ रिजल्ट क्या आया कि जो राजा था वो चाह के भी टीटी को साइन नहीं कर पाया, बट गवर्नमेंट पहले उसे टीटी साइन करवा चुकी थी. अब गवर्नमेंट ने बाय फोर्स उससे टीटी को क्लियर करवाया एंड मणिपुर बिकम एन इंटीग्रल स्टेट ऑफ इंडिया. जिसका आप बोलते हो सर जो स्पार्क था ना आउटरीच ऑफ मणिपुर, वो वहां पे हुआ क्योंकि वहां पे जो इलेक्टेड पार्लियामेंट मेंबर थे उनको इग्नोर किया गया, उनकी थॉट प्रोसेस को इग्नोर किया गया एंड दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया. एंड देन जंप अप टू भोपाल एंड अदर स्टेट्स, वो भी लेटर ऑन ज्वाइन करते हैं. ये तो दोनों कॉन्सेप्ट हमें बड़े अच्छे से क्लियर होंगे, लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं उस चैप्टर की. हाँ बोलते हो सर, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे लिए समझना था, दैट इज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन. अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन क्या था? इंडिया बना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन नॉर्म्स कि भाई यहाँ पे स्टेट्स दे दी गई, इनके प्रोविजन दे दी गए, लेकिन यहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हो गई, सीरीज ऑफ मूवमेंट, बहुत बड़ी मूवमेंट थी एट दैट टाइम, जिस मूवमेंट को दिया गया था कि आंध्रा के लोग चाहते थे उनको मद्रास प्रोविंस से अलग किया जाए. They want a separate state on the basis of linguistics. Yes, उनको एक चीज चाहिए थी, उसके लिए काफी सारा रिवोल्ट हुआ, काफी सारी मूवमेंट चली. आप बोलते हो उसमें क्या चीज है, जिसमें विशाल आंध्रा मूवमेंट, जो बहुत बड़ी मूवमेंट थी, विशाल आंध्रा मूवमेंट 1948 में शुरू हुई. इसका एक बहुत बड़ा मेंशन हमें डिफाइन किया गया था. तो विशाल आंध्रा मूवमेंट को आपको क्लियर करना है. उसके बाद पुटी, यस पुटी श्रीमूर्ति, जिसको गांधी के नाम से भी जाना जाता था, he was the one person who go for a strike, hunger strike for 56 days. As a result he died. उसके मरने के बाद रिवॉल्ट था हाइट पे आ गया था. देन फाइनली फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी स्टेट को फ्रेम किया गया.
सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे एक कमेटी की रिपोर्ट तैयार की गई थी 1953 के अंदर, जिस रिपोर्ट के बेसिस पे ये स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोविजन बनाया, एक कमेटी बनी 1956 के अंदर, जिसके अंदर लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को अलग किया जाएगा। एट दैट टाइम सीरियसली एट दैट टाइम हमारे पास 6 यूनियन टेरिटरीज एंड 14 स्टेट्स को डिफाइन किया गया, अलग अलग पार्ट्स में क्लियर किया गया। तो ये था एक छोटा सा एफर्ट फ्रॉम माय साइड फॉर ऑल ऑफ यू टू गो एंड ग्रैब ईच एंड एवरी पॉइंट टॉपिक ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, एंड दैट इज द चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। And yes, if you clear the concept and have any doubts regarding any other chapter कि सर ये वाले टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स आपका है, उस कमेंट बॉक्स से क्लिक करेंगे और मुझे बताएंगे कि सर हमें कौन सा टॉपिक वीडियो चाहिए, एंड देन वी विल गोइंग टू मीट अगेन वेरी सून। बाय।